हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म कितने कितने हुए थे अब तक, देश आज़ाद होने से अब तक के लिए। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये, ठीक है। और इसका काम क्या है? यूनियन स्टेट के इलेक्शन को एडमिनिस्टर करना, ठीक है। इसमें आ जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाए तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में पार्ट 15 में इसका जिक्र होता है और आर्टिकल 322 से लेके 329 तक इसके बारे में दिया गया है। और जिस दिन ये और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 25 ऑफ जनवरी 1950 को। और इस दिन नेशनल वोटर्स डे डिक्लेयर कर दिया गया था। हम्म, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, ठीक है। और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आते हैं इसके टेन्योर के बारे में। इसका टेन्योर कितने साल का होता है? 6 ईयर्स का, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। रिटायरिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इनके रिटायरमेंट के बाद ये आगे के लिए भी एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है, आगे भी जाके रिटायरमेंट के बाद भी। उसके बाद बात करते हैं रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। तो इसमें हाउस के द्वारा एक रेजोल्यूशन लान इसमें सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना पड़ता है प्रूवन मिसबिहेवियर की वजह से या फिर इनकैपेसिटी की वजह से, ठीक है। एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है हाउस में, और जिसमें से 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए विथ प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए, मतलब प्रेजेंट और वोट करेंगे 2/3 मेंबर्स या उससे ज़्यादा, तो ही इनकी रिमूवल हो सकती है। यानी कि सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द हाउस। तो इस तरह से इनकी रिमूवल की जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो जिसमें सबसे पहला है इनका डिटरमाइन करना इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में, ठीक है, पहली ड्यूटी इनकी। दूसरी है प्रिपेयरिंग या फिर रिवाइजिंग इलेक्ट्रल रोल्स, ठीक है। तीसरी नोटिफाइंग द शेड्यूल्स एंड डेट्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि कब जो नोटिफिकेशन आपको आता होगा, है ना, कि इलेक्शन कब होगा, किस तारीख को होगा, ये भी इन्हीं का काम है, यही लोग डिसाइड नोटिफाई करते हैं, ठीक है। इनका एक काम और है रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि नई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हर 5 साल में, है ना, रजिस्टर वगैरह हो जाती हैं, कभी कभी नई नई पार्टियाँ आती हैं, तो इनको रजिस्टर यही करते हैं, ठीक है। और और इनका एक काम ये भी होता है कि इस पार्टी को क्या स्टेटस देना, नेशनल पार्टी का या फिर स्टेट पार्टी का, है ना, उनके वर्क के अकॉर्डिंग और सीट के अकॉर्डिंग कितनी सीट वो लोकसभा या फिर अपने हाउस के अकॉर्डिंग वो जीतती हैं, उस हिसाब से उनको नेशनल और स्टेट पार्टीज डिक्लेयर करती हैं, ठीक है। हर पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होती, ना ही स्टेट पार्टी, ठीक है। फिर आते हैं इशूइंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
ये इशू करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है। फिर आते हैं आखिरी में एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन मैटर कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़, यानी कि प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़, मतलब ये चाहे तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं एमपीज़ के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये रहा संपूर्ण विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इससे ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐड करना चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी क्या होती है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी आप इसको थोड़ा में ही जान लीजिए, वैसे ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन एक वीडियो मैं इनका ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। बाकी वीडियो सही लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।